पूरी दुनिया टीपू सुल्तान शहीद की बहादुरी का, टीपू सुल्तान शहीद के कारनामों का एतराफ करती है, लेकिन अफसोस के टीपू सुल्तान को उन्हीं की सरजमीन पर जो मकाम व मर्तबा मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिल पाया है। फिरका परस्ती की सियासत टीपू सुल्तान और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों को बदनाम करती हुई आ रही है। मंदिरों को मिस्मार करने, दीगर कौमों पर जुल्म सितम ढाने की बेबुनियाद बातें समाज में फैलाई गई हैं। मौजूदा दौर में भी 4 शादियां, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कौम, इस तरह मुसलमानों के खिलाफ मसलसल गलत प्रोपोगंडा जारी है। इस प्रोपोगंडे को शिकस्त देने के लिए अवाम के सामने सही तारीख, हकाइक को पेश करने की जरूरत है। गिरीश कार्नाड के 3 ड्रामे उर्दू किताब की रस्म रोनुमाई के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेंगलुरु के अलायंस फ्रांसे में 18 अप्रैल 2025 जुमे की शाम इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के ज़ेर एहतमाम एक यादगार तकरीब मुनअक़द हुई। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर मीमनून सईद की इस नई तख्लीक का इजरा साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग के हाथों अमल में आया। प्रोफेसर मीमनून सईद ने इस किताब में गिरीश कार्नाड के 3 मशहूर कन्नड़ा ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया है। तोगलक, ख्वाबनामा टीपू सुल्तान, मुअर्रिका तालिकोट, इन 3 मकबूल तरीन ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में हुई इस तकरीब में कर्नाटक साहित्य अकेडमी के सदर एल.एन. मुकुंदराज, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के साबिक सदर अजीजुल्ला बेग, मारूफ ड्रामा निगार जफर मुहियुद्दीन, मारूफ कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद, ऑल इंडिया रेडियो के वजीफेयाब डायरेक्टर मिलनसार अतहर व दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता अदीब आंजानी गिरीश कार्नाड के सेकुलर नजरियात, मस्बत सोच और रोशन ख्याल की माहिरीन इल्म अदब ने तारीफ व सताइश की। किताब के मुतरज्जिम प्रोफेसर मीमनून सईद ने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड कन्नड़ा जबान को हासिल हुए हैं। इस पर हम सबको फख्र करना चाहिए और कन्नड़ के शोहरे आफाक नावेलों, ड्रामों, नज़मों का उर्दू जबान में भी तर्जुमा करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। क्यों आपने इन ड्रामों का इंतखाब किया ट्रांसलेशन के लिए? जी देखिएगा, हम कर्नाटका में रहते हैं और यहाँ की ज़बान कन्नड़ा है। हम उर्दू बोलते हैं, बरसों से उर्दू बोलते हैं और इस रियासत में याद रहना चाहिए कि कन्नड़ा वो ज़बान है जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं। अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल करने वालों के अदब से हमारी वाकफियत नहीं होती तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। तो मैंने ये सोचा कि कम से कम गिरीश कार्नाड जैसा शख्स जो सिर्फ प्लेराइट नहीं है बल्कि सामाजिक कारकुन भी है और हमारे हर मकसद के पीछे उसकी पुष्टपनाही हमें मिलती रहती है, तो उनके नज़रियात दूसरों तक पहुंचाने के लिए इन ड्रामों का तर्जुमा बहुत ज़रूरी था। एक और चीज़ भी ये है कि ये तीनों ड्रामे जो हैं किसी तरह एक ऐसा पस मंज़र रखते हैं जिससे उर्दू वाले बहुत मानूस हैं। तुगलक से उर्दू वाले मानूस हैं, टीपू सुल्तान से मानूस हैं, राक्षस तंगड़ी में दक्कन के तमाम सलातीन से वाकिफ़ हैं। तो मैंने सोचा कि ये 3 ड्रामे गिरीश कार्नाड का तारुफ कराने के लिए सबसे अच्छा इंतखाब हो। और दूसरी बात यह है कि तर्जुमे के ज़रिए से हम दिलों को जिस तरह तस्खीर कर सकते हैं वो तकरीरों से, खिताबात से हम या अखबारों की तहरीर से हम नहीं कर सकते, क्योंकि अदब जहन पर ही नहीं दिल पर भी दस्तक देता है और हमारे रकोपे में उतर जाता है। उसका तासुर जो है बरसों तक कायम रहता है, हमारे जहन को बदल देता है। इस जहन को बदलने के लिए और उसको एक बेहतर जहन बनाने के लिए
हमें सिर्फ अपनी दुनिया तक महदूद नहीं रहना चाहिए, अपनी दुनिया से बहुत बाहर भी हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ताज़ा फ़ज़ाओं से खुद हमारी आबियारी जो है, हमारी तरक्की और हमारी बहबूदी के अलावा हमारी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आज जहाँ तारीख से छेड़छाड़ हो रही है, तारीख को बदलने की भी कोशिश हो जी, रही है, जी। नामों को बदलने की कोशिश हो रही है जी, तो ये कोशिश आपकी कितनी अहम है? अच्छा, एक बात ये देखिएगा कि तारीख का धारा बहुत तवील अरसे तक चलता है, और इस तारीख के इस धारे में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे खिलाफ होती हैं, हमारे मफादात के खिलाफ होती हैं, और हमें बहुत नुकसान और ज़ख्म पहुंचाने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखना चाहिए कि बातिल हमेशा जो है बातिल की शिकस्त होती है, और हक जो है वो हमेशा कामयाब रहता है। ये आजमाइश का दौर है, ये मुस्तकिल दौर नहीं है। आज एक शख्स को आपने इतना बदनाम कर दिया कि आपका मकसद पूरा हो गया, लेकिन ये बदनामी जो है थोड़े अरसे के लिए रहती है, क्योंकि जो सच है वो फिर उस पर हावी हो जाता है। तो हमें इन हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बातिल को करार नहीं है, बातिल को इस्तक़लाल नहीं है। तो ये बातिल की चीज़ें जो है नाम बदले जा रहे हैं, हम पर जुल्म हो रहा है, ये सब है, ये कब तक चलेगा? ये मुस्तकिल होने वाला नहीं है। तो हमें भी इस बारे में बहुत ज़्यादा इश्तियाल लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें रद्दअमल दिखाना चाहिए, और ये बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ रद्दअमल दिखाना चाहिए, और इस यकीन के साथ दिलाना चाहिए कि हक़ की जीत हमेशा होती है। गिरीश कार्नाड साहब का क्या नजरिया रहा, सेकुलरिज्म के हवाले से हो या हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब के हवाले से हो, क्या नजरिया रखते थे? गिरीश कार्नाड देखिए बहुत ही कुशादा ज़हन शख्सियत के मालिक थे, बहुत कुशादा ज़हन, बहुत रोशन ख्याल। वो एक्चुअली इंसानियत परस्त इंसान शख्स थे। इंसानियत परस्ती में हमारा मसलक क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारे अकायद क्या है, वो आते नहीं हैं। इंसान का एक मसलक होता है, एक इंसान के हैसियत से हम इंसान को देखते हैं। गिरीश कार्नाड साहब जब भी ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी पर उसको हदफ बनाया जा रहा है, तो उनका दिल बहुत दुखता था, और उन्होंने खुलकर हमारी हिमायत की। इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, बल्कि इसलिए कि हमें एक बेकार की ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। एक इंसान की हैसियत से वो हमारी मदद करना चाहते थे। वो बहुत ही कुशादा ज़हन इंसान थे। उनके ड्रामों में भी 3 ड्रामे मैंने तर्जुमा किए हैं, आप उसमें देखेंगे कि उनका यही नज़रिया झलकता है, यही नज़रिया झलकता है, और इसलिए हमें उन्हें एक बहुत अजीम इंसान समझते हैं। उनकी एक बात हमेशा याद रहेगी कि चूंकि टीपू सुल्तान की जाए पैदाइश देवनहल्ली है, देवनहल्ली में जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था तो उन्होंने कहा था कि आलमी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टीपू सुल्तान के नाम से मंसूब किया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने बेबाक अंदाज में कही थी। अच्छा देखिए, इस बारे में मेरी बात सुनिएगा। ये न सिर्फ टीपू सुल्तान और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है, बल्कि एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि कर्नाटक को गुज़िश्ता 500 साल में टीपू सुल्तान जैसा हुक्मरान मैसर नहीं आया। ये उनका अकीदा था, इसके साथ कहते थे वो। तो अब ये है कि वो हक को हक ही कहते थे, कि वो कोई भी कुछ कह ले, हक को हक ही कहते थे। तो उनका जो ख्याल था वाकई बहुत अच्छा था। हम एक एतबार से एक ये बदबख्ती कहूँगा मैं कि वो हीरो, वो टीपू सुल्तान आप उठाकर देख लीजिए, नेट पर आप चले जाइएगा तो पूरी दुनिया में उन पर मुताला हो रहा है, पूरी दुनिया पर उनकी तर्जुमानी हो रही है, पूरी दुनिया पर उनको सराहा जा रहा है। और जिस सरजमीन पर वो पैदा हुआ वहाँ के लोग उसकी कदर अफजाई नहीं करते, तो ये बड़ी बदबख्ती की बात है। लेकिन ये है कि इनकी मुखालिफत की वजह से पूरी दुनिया में तब्दीली नहीं आ जाती। पूरी दुनिया जिस राय पर कायम है टीपू सुल्तान के बारे में, वो अटल है और तहकीक की बुनियाद पर है, वो फर्जी बातों पर नहीं है, वो कायम रहेगी।
और हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। शुक्रिया जी। गिरीश कर्नाड हमारे मौजूदा हिंदुस्तान के इस अहद के बहुत बड़े फनकार रहे हैं, दानिश्वर रहे हैं, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के वो बहुत बड़े अलमदार रहे हैं, अलमबरदार रहे हैं। हमेशा उन्होंने नफरत के एजेंडे को धुतकारा है और कई ऐसे तहरीकात में वो सबसे फ्रंट लाइन में रहे हैं जिहदकार की हैसियत से। बड़ी मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी रही हैं। वो अदाकार थे, फिल्मों के डायरेक्टर थे, कई लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने तकरीबन 10 नाटक लिखे हैं। और उनके तमाम जो ड्रामे हैं वो न सिर्फ उन्होंने कन्नड़ में लिखे बल्कि उसका तर्जुमा जो है दीगर ज़बानों में होता रहा है। उर्दू में बहुत कम तवज्जो इस पर दी गई थी। प्रोफेसर मीमुन सईद साहब ने बड़ी ही मेहनत के साथ तकरीबन 3-4 साल के अरसे में उनके 3 ड्रामों का इंतखाब किया। पहला ड्रामा था तुगलक जो 1960 के दहाई में लिखा गया था और 1991 के बाद उन्होंने 91 के बाद उन्होंने एक ड्रामा लिखा जो टीपू सुल्तान के ख्वाब यानी टीपू कंडा कनसु। ये ख्वाब जो है दरअसल फारसी में टीपू सुल्तान हमेशा जो भी ख्वाब दिखा करते थे फारसी में लिख लिया करते थे। वो बात हमें मालूम हुई है जो उनके दरबारी थे जनाब किरमानी, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनके तवज्जुह से वो हैं और ब्रिटिश लाइब्रेरी में लंदन में उसका नुस्खा पाया गया। उसमें से चंद ख्वाब उन्होंने टीपू सुल्तान की गिरीश कर्नाड ने लिए। सईद साहब ने उसे ख्वाबनामाए टीपू सुल्तान के नाम से तर्जुमा किया। और एक ड्रामा है, ये 2 ड्रामे जिस तरह तारीखी शख्सियात पे हैं, 3वां ड्रामा भी तारीखी वाकयात पर मबनी है। ये है राक्षसा तंगड़ी यानी विजयनगर एम्पायर किस तरह जवाल पजीर हो गई और उस दौरान जो दक्कन के सलातीन ने किस तरह हुकूमत अपनी कायम कर ली उसका एक मारका रहा है। मारका तालिकोट के नाम से उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। सईद साहब की शख्सियत बतौर नक़ाद, मुहक़्क़िक़, दक्कनियात के माहिर के हैसियत से, उर्दू के मकबूल उस्ताद के हैसियत से रही है अपनी जगह पे। उन्होंने तर्जुमा पहले भी किया था। कई जो ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता जो हमारे मुसन्निफीन रहे हैं, अफसाना निगार रहे हैं, उनके आनंद मूर्ति हैं, ऐसे दीगर मासी वेंकटेश अय्यंगार ऐसे लोगों के भी उन्होंने अफसाने उर्दू में तर्जुमा किए थे। सईद साहब तकरीबन 80 के पास पहुंच चुके हैं मगर उनके अंदर जो नौजवानों में होना चाहिए था वो ज़ौक़ है कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ गिरीश कर्नाड के 3 ड्रामे इशात का उन्होंने बेड़ा उठाया और उसका इजरा हुआ है। अब देखिए हुस्न इत्तफाक, अभी 2 दिन पहले ही हमने उर्दू के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा बयान सुना कि किसी मजहब से उर्दू को जोड़ा नहीं जा सकता। मुल्क में पैदा हुई जबान है, दिलों को जोड़ने वाली जबान है। हिंदुस्तान की जो प्लूरलिटी है, मुश्तरका हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है, इसकी तर्जुमानी करने वाली ये जबान है। इस जबान को खत्म करने की एक तरफ कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ जबान के भी गुन गाए जा रहे हैं। आज ये जो किताब आई हुई है इस मौके पर 2 बातें याद आ रही हैं। पहली एक तो ये कि उर्दू की किताबें बहुत ज्यादा तादाद में आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, शाये होते रहे हैं। ये एक लिखने वाला इतनी मेहनत से अपनी किताब लिखता है। कन्नड़ा की दुनिया में देखता हूँ कि ये किताब जब छपती है तो उसके कई एडिशन एक साल में छप जाते हैं, मगर उर्दू के लिए वो खुशकिस्मती नहीं है कि उर्दू के हलकों को भी चाहिए कि किताबें अपनी हत्तल मकदूर कोशिशों के साथ किताबों को खरीदें, पढ़ें और ये संदेशा दें, ये पैगाम दें कि लिखने वाले की मेहनत रायगा नहीं होती। कई ऐसे अहले नज़र अहबाब हैं, किताब तो देखते हैं मगर किसी न किसी तरफ किसी न किसी वजह से बेतवज्जी शिकार हो जाती है और वो किताब पे लिखते नहीं। किताब पे लिखा जाए, किताब पे बहस हो ताकि चराग से चराग जलें और ये सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़े। मैं ये बस कहना चाहूँ। शुक्रिया। आज शहर बेंगलोर में गिरीश कर्नाड के 3 तराजिम पर, 3 ड्रामों के तराजिम पर मुश्तमिल एक किताब का इजरा अमल में आया। इन तीनों ड्रामों का तर्जुमा उर्दू के नामवर अदीब, मुहक्किक, नक्काद और मुतरजिम प्रोफेसर मीमुन सईद साहब ने किया है। इस किताब की खूबी यह है कि इन तीनों ड्रामों में हमारे मुल्क की तारीख के 3 अहम किरदारों को लेकर ये ड्रामे लिखे गए हैं। जैसे तुगलक के किरदार पर, उनकी शख्सियत पर एक ड्रामा है। दूसरा ड्रामा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के ख्वाबों पर मबनी है और तीसरा जो अहम ड्रामा है वो तालिकोट की जंग से मुतालिक है। विजयनगर एम्पायर के जो हुक्मरान थे अड़िया रामा राया, उनकी शख्सियत को लेकर लिखा गया है। तो ये एक मुश्तरका बात है इन तीनों ड्रामों के बारे में। सईद साहब ने बहुत ही
अच्छे अंदाज में इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। पहली बार उर्दू में, हालांकि टीपू सुल्तान शहीद का जो ड्रामा है उसका तर्जुमा एक बार हो चुका है उर्दू में, लेकिन बकिया 2 ड्रामों का तर्जुमा उर्दू में पहली बार हुआ है। चूँकि प्रोफेसर मेमनून सईद साहब को ज़बान और बयान पर उबूर है, वो तनकीदी बसीरत रखते हैं, चुनाचे वो एक बहुत ही उम्दा और आला मुतरजिम भी है। ज़बान और बयान की सारी बारीकियों का, मकामी रंग का, ज़बान के तहजीबी पहलू का, इन सब बातों का ख्याल उन्होंने इस तर्जुमे में रखा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक तवील मुद्दत के बाद उर्दू की अदबी दुनिया में तराजिम पर मुश्तमिल एक बहुत ही मियारी किताब मंजर आम पर आई है, जिसके लिए हम तमाम उर्दू वाले प्रोफेसर मेमनून साहब के शुक्रगुजार हैं, और मैं उर्दू वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। ये जो किताब का इजरा हुआ है कितनी अहम है और क्या इससे पैगाम जाता है? ये सब बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि एक ऐसे मुसन्निफ की किताब का तर्जुमा हुआ है जो बिलाशुबा किसी जात पात का वो नहीं थे, बहुत ही सेक्युलर जहन के मालिक थे गिरीश कर्नाड साहब, और आज हिंदुस्तान को ऐसे मुसन्निफों की ज़रूरत है, और इनके ऐसे मुसन्निफों की किताबों का तर्जुमा जो है बज़ात खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं मेमनून सईद साहब को जिनकी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था कि जो भी लिखते हैं गिरीश कर्नाड साहब हक़ पर लिखते हैं, और कोई बात झूठी नहीं होती। बहुत तहक़ीक़ के बाद, बहुत पढ़ने के बाद, काफ़ी बगैर किसी तासुब के मुतासब हुए बगैर वो लिखते हैं। तो ऐसे कम हमारे पास मुसन्निफ हैं जो इस किस्म की किताबें लिखते हैं। उनके ड्रामे तो यकीनन ज़बरदस्त होंगे, पढ़ने वालों को भी और समाज को भी। उस वक्त मुझे रहनुमाई की मेरी जनाब प्रोफेसर मेमनून सईद साहब, जनाब मेमन साहब, अफर साहब, जनाब जफर महमूद साहब, सन्मान्य गलीन मुकम्मल साहब, जनाब आज़म शाहिद साहब, ड्रामे के बारे में गिरीश कर्नाड एक ऐसी शख्सियत थी इस मुल्क में, उन्होंने जो ड्रामे किए उसके बारे में तो आप सब रोशनी डालेंगे, मगर मुझे आज के ज़माने में आज जो हिंदुस्तान एक नाजुक माहौल से गुजर रहा है, जिस तरह सोसाइटी पोलराइज हो रही है, जिस तरह सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में, हिंदू मुसलमानों क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच में जात पात का जिस तरह झगड़ा लगाकर जो हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे वक्त पे गिरीश कर्नाड जैसी पर्सनालिटी हमको याद आ रही है। हमारे मुखर्जी साहब है, वी मिस हिम, पर्सनालिटी लाइक गिरीश कर्नाड। मैं जब स्टूडेंट लीडर था तो दिल्ली में मुझे लगता है कहीं एक ऐड देखा कि टीपू सुल्तान का ड्रामा, तो मैं ड्रामा देखने गया था, तो ड्रामा वो डायरेक्ट करके गिरीश कर्नाड। What impressed me most in that drama was, आज जो बात करते हैं बिजनेस ऑफ वार की, जो जंग में कैदियों को किस तरह देखा जाए, किस तरह उनको देखभाल की जाए, किस तरह उनको इज्जत दी जाए, वो जो जेनेवा कन्वेंशन है बिजनेस का, वो उस वक्त टीपू सुल्तान शहीद ने ये हिदायत दी थी अपने फौजियों को कि कैदियों को किस तरह ट्रीट किया जाए, किस तरह से सलूक किया जाए, उनके साथ बदसलूकी ना की जाए। तो उस समय में टीपू सुल्तान शहीद ने वो ड्रामे में मैं देखा था, तो वो एक पर्टिकुलर सीन मुझे याद था, और मुझे बहुत मिस करता हूँ गिरीश कर्नाड साहब का आज के माहौल में। जैसा मैंने कहा, एक बार मुझे एयरपोर्ट पर मुलाकात थी, हालांकि कई बार मुलाकात हुई थी उनसे, एक बार मुलाकात की, मैंने ऐसा करके उनको सल्यूट किया, गिरीश कर्नाड साहब आई सल्यूट, ये नहीं देखो बाबरी मस्जिद के बाद जो हिंदुस्तान में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरने के बाद, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद जो हिंदुस्तान में एक माहौल बना, ऐसे माहौल पे ये यंग राम जो हिंदू अखबार के एडिटर रहे हैं, मशहूर सहाफ़ी, उनको साथ लेकर हिंदुस्तान में कई मुकामात पे दौरा किया,
और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से स्टैटिस्टिक कलेक्ट किया उन्होंने कि पॉपुलेशन कितनी है मुसलमानों की, शादियाँ कितनी होती हैं, कितने मंदिरों में गार्डन एक्सचेंज करके शादियाँ होती हैं, कितना निकाहनामा से शादी होती है। तो उन्होंने कहा कि यह फॉल्स नैरेटिव है कि मुसलमान 4-4 शादियाँ करते हैं इस मुल्क में, हिंदुस्तान में। मुसलमान के बच्चे इतने बच्चे होते हैं, एक एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे हैं। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से स्टैटिस्टिक लेके ये पेश किया कि ये जो प्रोपेगेंडा है, ये राइट विंग्स वाले जो हैं, आरएसएस से बीजेपी वाले, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, पॉपुलेशन इनकी इतनी ही है, पॉपुलेशन इनकी बड़ी नहीं है। तो ऐसे और उनका एजुकेशन लेवल क्या रहा है, किस तरह उनको हाउसिंग सेक्टर में किस तरह उनसे उनको क्या परेशानियाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मामलों में नहीं, तो उसका गिरीश करना जनरल को लेकर हिंदुस्तान के कई शहरों में इंक्लूडिंग बैंगलोर, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहरों में घूम के एक सेमिनार किया उन्होंने और ये बात पेश की, ये सही है, इस बात को मानिए, ये प्रोपेगेंडा होना चाहिए। मगर अफसोस है कि आज के मुल्क के हालात में गिरीश कर्नाड जैसे शख्सियत बहुत कम है, इसलिए हम उनको मिस करते हैं। और आत्मा की शांति से ಗಿರೀಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಇರಬೇಕು, ಜೀವನ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು, ಕೇಸರಿ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ये पासिंग फेज है इस मुल्क में. जब तक गिरीश कर्नाड जैसे पर्सनालिटी इस मुल्क में मौजूद हैं, जब तक हमारे मुकुंद राज जैसे शख्सियत हमारे बीच हैं, हालात आगे ऐसा नहीं बढ़ेंगे. ये उम्मीद करते हुए मैं जनाब प्रोफेसर मुनमुन शहीद साहब को जिस सब्र के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने तर्जुमा किया है, तर्जुमा कई किताबों का कर सकते थे सही साहब, मगर जिस सब्र के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने गिरीश कर्नाड की जो 3 ड्रामों का उन्होंने तर्जुमा किया है, वो काबिल तारीफ है. मैं जनाब मुनमुन शहीद साहब को मुबारक करता हूँ. शहीद साहब को भी गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कर्नाटक के 3 अहम ड्रामों को पेश करने का नसीब बीड़ा उठाया, इस अहम काम को पाए तकमील तक पहुंचा कर ही दम लिया. शहीद साहब जो काम अपने हाथों में लेते हैं वो बहुत ही जाफशानी और मेहनत के साथ इसे अंजाम देते हैं. हम सब उनको एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर जानते हैं, क्योंकि किसी भी मामले में, चाहे वो तकरीर करनी हो, कोई मजमून लिखना हो, कोई तर्जुमा करना हो, या महज किसी को पैगाम भेजना हो, तो किसी भी तरह के समझौते के कायल नहीं. अपनी पूरी जानफशानी, मेहनत और तवज्जो के साथ वो काम को सर अंजाम देते हैं. दरअसल तर्जुमों का सिलसिला हमारे यहाँ रोज चल गया है. शहीद साहब ने भी अपनी कई मौके में तकरीर में उसका जिक्र किया. मैं एक बार फिर कहूँगा कि हमें उसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत सख्त जरूरत है. हमारी रियासत में सिर्फ तर्जुमों के लिए एक अकादमी का क्रियाम हुआ है, ट्रांसलेशन अकादमी. जब मैं उर्दू अकादमी से ताल्लुक रखता था तो तब हमने उसके चेयरमैन से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि उर्दू से कन्नड़ और कन्नड़ से उर्दू में तर्जुमे के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए. मैं मुझसे साथ को याद होगा कि हम उनसे मिले थे और उस सिलसिले में तैयारी हो चुकी थी. किसी वजह से वो काम नहीं हो सका, लेकिन उससे बहुत पहले हमने उर्दू अकादमी के तवज्जुह से जो मेरे दोस्त और साथी विठल मूर्ति, आई.एम. विठल मूर्ति कन्नड़ा एंड कल्चर के डायरेक्टर थे, तो उनकी मदद से हमने 3 रोज़ा
तर्जुमों का वर्कशॉप उसका इनाकाद हुआ था रविंद्र कला क्षेत्र में, और उस वर्कशॉप के नतीजे में 2 किताबें मंजर-ए-आम पर आई। ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಭೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳು, ನನಗೇನ್ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೀನ್ ನೂನ್ ಸೈ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವರು ಭಾಷಣವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಹರೆಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಖಭಾವಗಳಿಂದ ಉರ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಉರ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮಧುರವಾದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉರ್ದುಗೆ ಈ ತರದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅನುವಾದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಆಜಮ್ ಅವರು ಮೀಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು, ಶಫಿ ಅವರು, ಆ ಕಡೆ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಜಿರಾ ಖಾನ್, ಪರಿಚಯದವರು ಮಾತ್ರ 4 ಜನದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ. ಭಾಷೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸಂವಹನ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಆಗ ಅನುಮಾನಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓ, ಇವನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನೇನೋ ಒಳಗೊಳಗೆ ಏನೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಗೇನೋ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಮಾನವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಕೋಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆತರ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನೊಳಗೆಯೋ ಅನುಮಾನದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು 4 ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಕಲಿತು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ತರದ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕರೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡೋರು, ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಅವರು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಶರೀಫ್ರಿಂದನೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿ 15th ಸೆಂಚುರಿ ಯಾವ ರಕ್ಕಸ ತಂಗಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಗಿರೀಶ್ ಅವರ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಕಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಸತ್ತೋಗರು. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ತಾಳಿಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ತಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವು ಆಡಳಿತಗಾರರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ, ದುರಾಚಾರದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಬರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿರೋರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ आज के इस अजीम शान इजलास के मेहमान खुसूसी और गिरीश कार्नाड के 3 ड्रामों के किताब का इजरा करने वाले हमारे बड़े भाई, उन्होंने तो मुझे कहा कि दोस्त, मैं उनको सिर्फ दोस्त कहूँगा तो ठीक नहीं होगा कि वो मेरे से बड़े हैं, वो हमारे खायर वो नहीं होता जो सिर्फ इक़्तिदार में होता है। खायर वो होता है जो माशरे में अपनी छाप छोड़ता है। वो इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो खायर नहीं है।
قائد ہیں تو ہمارے قائد جناب روشن بیگ صاحب آج کے اس اجلاس کے روح رواں، اور میں یوں کہوں کہ آج کے اس اجلاس کے روشا میر نون سعید صاحب، عزیز اللہ بیگ صاحب، سید سالم صاحب، ظفر محدین صاحب اور عالم شاہد صاحب، خواتین و حضرات، کسی بھی اجلاس میں صدر کے لیے پہلے صبر ہونا چاہیے کہ وہ سب کو سنے. دوسرا جو ہے، صدر کو کچھ معلومات نہیں بھی ہے. جس اسٹیج پہ عزیز اللہ بیگ اور ہمارے ماہر منصور صاحب جیسی شخصیت ہے، وہاں جو ہے کچھ بولنے کے لیے مواد نہیں رہتا ہے. عزیز اللہ بیگ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ماہر منصور صاحب نے بھی کہا، عمر ہو رہی ہے لیکن بیگ صاحب سے چھوٹا ہو. آج گریش کارناڈ کی 3 ڈراموں کا اردو میں ترجمہ ہوا. گریش کارناڈ خود جو ہے ایک عظیم شخصیت، روشن بیگ صاحب نے کافی ان کے تعلق سے کہا. اس ملک میں ہندوستان کی آزادی کے بعد جو ہے کئی ڈرامہ نگار، رائٹرز، دانشور حضرات پیدا ہوئے. ہر ایک کا اپنا طریقہ لکھنے کا، بولنے کا. گریش کارناڈ کی خوبی یہ تھی کہ ان کی سوچ بہت وسیع تھی اور حقیقت پسند تھی. ٹوفلس ہو یا ٹیپو سلطان کے خواب ہو یا تالی کوٹ کی جنگ کا تعلق سے ہو، انہوں نے جو لکھا ہے وہ حقائق تھی. یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کے علامتدار تھے. بہت ضروری تھا کہ گریش کارناڈ جیسی عظیم شخصیت کے ڈراموں کا ترجمہ ہو اور اردو کے لکھنے اور بولنے والوں تک اس کو پہنچایا جائے. میں سمجھتا ہوں میر نون سعید صاحب سے کوئی بہتر اور شخصیت نہیں تھی جس کا ترجمہ. میر نون سعید صاحب، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھی پروفیسر، لیکچررز یا یونیورسٹی کے شعبے کے، اردو شعبے کے ہیڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سب میر نون سعید صاحب کے شاگرد ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے. تقریباً بیگ صاحب کو ان کی جو ہے تعلقات بہت قدیم ہے. میرے بھی جو ہے تقریباً 40 سال سے تو کم نہیں، لیکن وہ 40 سال پہلے جس میر نون سعید صاحب سے ملا تھا وہی آج بھی وہی شخص یونیورسٹی سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اردو کی خدمت سے وہ ریٹائر نہیں. مجھے موقع ملا، ان کے گھر گیا میں، تو ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پاس جو بھی سرمایہ ہوگا اس میں کافی حصہ جو ہے انہوں نے اپنی لائبریری کے اوپر لگایا. ان کے بچے جو ہے فارغ میں رہتے ہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو وہ بھی جا کے امریکہ اور میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتے، لیکن ان کا کافی وقت جو ہے ان کتابوں کو پڑھنے میں، لکھنے میں گزرتا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج جو آپ نے یہ 3 ڈراموں کو جس طریقے سے ترجمہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہمارے ملن صاحب جو ہے جب
इन ड्रामों के ताल्लुक से कह रहे थे। मैं मिलन साहब को कुछ दिन पहले कहा कि हमारे इस माहौल के जो है सलीम जावेद है, किसी भी शख्सियत पे जो है कुछ कहना हो तो पूरा होमवर्क करके आते हैं। मेरे जैसा जो है आके ऐसे भी कुछ बोल के नहीं चला जाता। आपने जिस जबान का मीम शहीद साहब ने इस्तेमाल किया है, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है उस ड्रामे में, उसे जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं फिल्म मुगल आजम देख रहा हूं, क्योंकि मुगल आजम की खासियत ये थी जब अकबर बादशाह बोलता था तो उसकी जबान में जो है फारसी के साथ उर्दू और हिंदुस्तानी मिली होती थी। जब जोधाबाई बोलती तो हिंदुस्तानी बोलती थी। अब जब सलीम बोल रहा था तो वहां उर्दू और हिंदुस्तानी क्योंकि बाप और मां को लेके चलता था, तो आपने वही जबान इस्तेमाल की है। ये कोई मामूली चीज नहीं। उर्दू इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट जिसके बानी जनाब मीम शहीद साहब हैं, उनकी खिदमत, मैं उनके ताल्लुक से एक दो लफ्ज कहूंगा। मुझे मखदूम मुहिउद्दीन साहब का वो शेर याद आता है, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये मैंने मीम शहीद साहब में देखा है, अब से नहीं। मेरा इनका वाबस्ता जो है वो 1988 में मेरी मुलाकात उनसे बैंगलोर यूनिवर्सिटी की बस में हुई थी। वो उस वक्त लेक्चरर थे और इत्तेफाक से मेरी सीट उनके बाजू मिल गई थी। तो ऐसे ही रास्ते में गुफ्तगू हुई तो पूछा क्या करते हैं आप, तो बोले मैं उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू पढ़ाता हूँ। तो मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मेरी उम्र शायद होगी कुछ 22 या 23 साल की। तो उन्होंने कहा कि इससे हटकर क्या करते हैं आपकी उर्दू में? ड्रामे करता हूँ, अंग्रेजी बैंगलोर लिटिल थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, कन्नड़ ड्रामे करता हूँ और हिंदी ड्रामे भी कर रहा हूँ। तो सही साहब ने कहा कभी उर्दू ड्रामे किए आपने? मतलब मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उर्दू में ड्रामों की किल्लत है, उर्दू अदब में ड्रामों की किल्लत है। आया सिर्फ कश्मीरी रहे हैं, लेकिन बाद में जिस तरह से विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, गिरीश कर्नाड, मैंने कहा कि उर्दू ड्रामों की बड़ी किल्लत है, तो इसलिए हम ज्यादातर दूसरों के ड्रामे करते हैं। मोहन राकेश के ड्रामे कर रहा था मैं उस वक्त। तो सईद साहब ने कहा कि चलो हम उर्दू ड्रामा करते हैं। तो मैंने सईद साहब से कहा कि ये उर्दू ड्रामा मुझे अच्छा लगता है, पूरे कृष्ण चंद्र साहब का। कृष्ण चंद्र तो उर्दू के नाम पर अफसाना निगार हैं, आप सब जानते हैं। तो मैंने कहा कि ड्रामा है, दरवाजे खोल दो। तो सईद साहब ने कहा हाँ मैंने पढ़ा है, बड़ा अच्छा ड्रामा है, क्या आप करेंगे? मैं बोला करना तो जाऊंगा, मैं तो लड़का, उस वक्त मेरे पास जेब में बस के पैसे भी नहीं होते थे। तो सईद साहब ने कहा कि चलिए मैं प्रोड्यूस करता हूँ आपका ड्रामा। फिर उसके बाद अजीजुल्लाह बेग साहब ने भी, सब लोगों ने मिलकर उस ड्रामे को प्रोड्यूस किया। वो मेरा पहला डायरेक्टोरियल वेंचर था। मैं अब तक दूसरों के डायरेक्शन में काम कर रहा था, मुझे पहला मौका मिला डायरेक्शन का, और उसका सिला मैं मीम शहीद साहब को देता हूँ कि उन्होंने मुझसे वो, और उस वक्त बड़े बड़े एक्टर्स अनिल कुमार जो फिल्म टेलीविजन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आए थे, उनको डायरेक्ट किया, जबकि मैं उनके सामने बच्चा था। और एक बात मैं बता दूं, मिलन सर अतर अहमद को भी मैंने उस ड्रामे में एक्टिंग करवाया, और अहमद जलीस को भी मैंने उसमें एक्टिंग करवाया। आज मेरे दरमियान बैठे हैं। तो वो एक मेरा पहला तजुर्बा था जो बड़ा कामयाब हुआ, जिसमें आजम और इफ्तिखार अहमद शरीफ ने इतने लंबे आर्टिकल्स लिखे सालार न्यूज ड्रामे की। तो मेरा हौसला और बढ़ गया कि क्या मेरे भी इतनी काबिलियत है कि इतने लोग जो सालार में पूरा पेज, मजाक नहीं है, उर्दू अखबार सालार में। तो उस दिन से मेरा हौसला बढ़ गया और मैं ड्रामे करने लगा। फिर मैं अंग्रेजी ड्रामे छोड़ दिया, कन्नड़ ड्रामे छोड़ दिया, उर्दू की तरफ रागिब हो गया। तो आज मैं ज्यादातर उर्दू ड्रामे करता हूँ। जैसा आपने देखा जिक्र तालीब, टीपू के ख्वाब, शादी की कितने, बहुत सी लंबी फहरिस्त है। आज चूंकि मैं मशहूर हूँ, जनाब
सईद साहब का जो उन्होंने मुझे मौका दिया गिरीश कर्नाड के तारुफ से 4 बातें बताऊं। मैं आप लोगों ने तो बहुत सी बातें कह दी और आजकल गूगल में भी आपको बहुत मिल जाएगा गिरीश कर्नाड के बारे में। मैं सिर्फ मेरे जहन में जब मैं गिरीश कर्नाड आते हैं तो कुछ इमेजेस आते हैं मेरे जहन में, मैं वो इमेजेस आपके सामने रखूंगा। जैसे मेरी पहली मुलाकात आजम भी उस वक्त अपनी इकोनॉमिक्स करने आए थे, तो जब एक फिल्म फेस्टिवल हो रही थी तो मैं गया था 1980 होटल अशोक में। तो एक बड़ा नौजवान अपने हाथ में ब्रीफ केस और कंटिन्यूस सिगरेट पीते थे गिरीश साहब उस दौर में। तो सिगरेट लिए मैं जाके अपनी ऑटोग्राफ लिया, ऑटोग्राफ दे दी। उसके बाद वो भूल गए, मैं भूल गया। उनके ड्रामों में बहुत बड़ा शहरा था उनकी फिल्मों का, स्वामी और भी कई फिल्में। एक मौका आया जब मैं मालगुडी डेज के लिए शंकर नाग के साथ काम कर रहा था। उसमें छोटे मोटे रोल्स किया मैंने, उसके डायलॉग्स भी लिखे अरुंधति नाग और शंकर नाग के साथ। तब गिरीश कर्नाड के साथ रूबरू बात करने का मौका मिला। तो तब मुझे इस शख्सियत का अंदाजा हुआ कि यही वो शख्स है जिसने शंकर नाग को पहली बार कन्नड़ फिल्मों में चांस दिए थे अपनी फिल्म। और इतना नॉलेजेबल आदमी जो मैथमेटिक्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, ऐसा काबिल आदमी और फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो जब मैं बैठे थे, मैं बिल्कुल बच्चा सुनता रहा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हाज़रीन इकराम, गिरीश कर्नाड के 3 ड्रामे किताब की तकरीबन रुनुमाई अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है। मुझे ये सादत हासिल हुई है कि मैं इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से शुक्रिया अदा करने का फरीजा अंजाम दूं, और बेशक मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है, जिसके लिए मैं सईद सर की शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं इज़्ज़त-माब जनाब रोशन बेग साहब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके दस्ते मुबारक से किताब की रुनुमाई ने न सिर्फ इसके कदरों कीमत में इजाफा किया है, बल्कि इस तकरीब के वकार को भी 4 चांद लगाए हैं। इसम बामुसम्मा के मिज़ाज जनाब रोशन बेग की मौजूदगी ने इस महफिल को भी रोशन कर दिया है। जनाब रोशन बेग साहब, मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप इसे महज रस्मी शुक्रिया न समझें। बरसों से आपकी बेपाया शफकतों और अजीम शान हिमायत के सामने हमारे ये चंद अल्फाज जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी नहीं कर सकते। आपकी तशरीफ आवरी ने कन्नड़ा और उर्दू के धारों को एक दूसरे के करीब कर दिया है, और ये हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट और अपनी तरफ से भी मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में खते तशक्कुर पेश करती हूँ। What an incredible evening we have had, made truly unforgettable by the inspiring presence of Sanmanya Shri L.M. Mukundraji. In the tapestry of words, some threads shine brighter than others. Mukundraji, though not present here, your radiant presence has woven a masterpiece tonight, elevating this ceremony and enriching our reverence for Girish Karnad's timeless legacy. Like a river that carves new paths, you have brought hearts closer. Your profound wisdom has touched every soul here, seamlessly bridging the streams of Kannada and Urdu with grace and vision. This unity we celebrate owes its splendor to your towering spirit.